बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए हमने एसिटाइल को ए उससे मेलानाइन को ए बनवा लिया था और एसिटाइल को ए को हम माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में ले आए थे। अब हम देखेंगे कि एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज वो एंजाइम जो एसिटाइल को ए को मेलानाइन को ए में कन्वर्ट कर रहा था, उस एंजाइम की रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने चाह रहे हैं कि एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज की रेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज इनएक्टिव फॉर्म में कैसा होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटोमर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोटोमर्स की फॉर्म में होता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये प्रोटोमर्स क्या करते हैं कि ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। अब इसकी रेगुलेशन देखें तो सिट्रेट को अगर हम देखें तो हमने पिछली वीडियो में देखा था अगर सिट्रेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी ने फैटी एसिड सिंथेसिस की तरफ जाना है, यानी बॉडी में एनर्जी पहले ही बहुत ज़्यादा है, एटीपी पहले ही बहुत ज़्यादा है, सिट्रेट की फॉर्मुलेशन हो रही है, सिट्रेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि जो एक्सेस में कार्ब्स और फैट्स हैं उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सिट्रेट का लेवल ज़्यादा होगा तो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रोटोमर से फिर से पॉलीमराइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें पाल्मिटेट, फैटी एसिड सिंथेसिस का एक जनरल सा आम सा अगर हम मैकेनिज्म देखें तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट बन रहा होता है वो होता है पाल्मिटेट। पाल्मिटेट का लेवल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड सिंथेसिस ज़्यादा है, पाल्मिटेट ज़्यादा बन रहा है। तो क्या करेगा कि इसको इनहिबिट करेगा एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज को और दोबारा से वो एक्टिव फॉर्म से डीपॉलीमराइज होकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम फॉस्फोरिलेशन का इफेक्ट देखें एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज के ऊपर, फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा कि एटीपी का मॉलिक्यूल एटीपी में कन्वर्ट होगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, काइनेजेस की प्रेजेंस में, और क्या होगा एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज के साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और ये फॉस्फोरिलेट होके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इनएक्टिव फॉर्म में और इसको कौन कौन सी चीज़ें कन्वर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अगर हम काइनेजेस को देखें तो इसको अगर एएमपी का लेवल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रमोट होते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोरिलेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ग्लूकागोन और नॉन एपिनेफ्रीन का लेवल अगर ज़्यादा हो तब भी ये जो है ये प्रमोट हो रहा होता है फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस। ये इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में सारा प्रोसीजर आ रहा है। अगर हम फॉस्फोटेजेस यानी इसके ऊपर फॉस्फोटेज एक्ट करते हैं, ठीक है, फॉस्फोटेज नेम से ही इंडिकेट है, वो क्या करेंगे इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देंगे, इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देंगे, इसकी डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी और ये दोबारा से अपनी एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और जो डीफॉस्फोरिलेशन को प्रमोट करा रहे होते हैं उसमें एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब ये इसकी थी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन एक डाइट ले रहा है, ठीक है, उस डाइट के अंदर कार्ब्स का लेवल, ठीक है, कार्ब्स का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, और फैट्स का लेवल लो है, तो ये क्या करता है कि ये प्रमोट कराता है किसको, फैटी एसिड सिंथेसिस को प्रमोट कराएगा। अब इसके अलावा अगर कोई पर्सन, ठीक है, उसके कार्ब्स का लेवल कम है और फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये एक लो कैलोरी डाइट ले रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ये कम हो जाती है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉडी में कार्ब्स का लेवल ज़्यादा है तो ये एक्टिवेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, जिसमें क्या करना है कि कार्ब्स के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो रही है। अगर हम नेम से देख लें तो कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी ये कार्ब्स के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो रही है। तो ये क्या करेगी कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन जीन की हो रही होती है या जो जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उनकी एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। और इसके अलावा अगर ज़्यादा हो रहा है इंसुलिन का लेवल, ठीक है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट्री बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा और वो क्या करेगी कि दोबारा स्टीरोल सिंथेसिस को, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ज़्यादा करेगी। ठीक है, तो इससे सारे प्रोसीजर से जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस की लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो रही होती है। इसके अलावा एक ड्रग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये ड्रग क्या करती है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जब ये दी जाती है तो ये क्या करती है कि ये एएमपी के यानी कि एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस, यानी ये बेसिकली काइनेसिस की एक्टिवेशन कराती है। और काइनेसिस की एक्टिवेशन हमने नीचे पढ़ा था कि जब एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज की फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, ठीक है, ये काइनेसिस एक्टिवेट होंगे तो इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। तो इससे क्या होगा कि फैटी एसिड सिंथेसिस कम हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में फैट्स का लेवल, फैटी एसिड का लेवल कम होगा और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है वो लोअर कर देगी प्लाज्मा टैग के लेवल को, ठीक है, फैटी एसिड के लेवल को।
और इससे क्या होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ की जो इफेक्ट्स हैं, जो उसकी प्रिवेंशन है, वो इस ड्रग के थ्रू की जाती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंट्री बाइंडिंग प्रोटीन के एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट कर देती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कैसे लोअर करती है कि AMPK मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक बाय मसल्स, ठीक है, यानी जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक होता है, ठीक है, उसको प्रमोट करती है, जिससे क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह ये ड्रग जो है वो यूज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स के ट्रीट करने के लिए।